हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगला लेक्चर देखेंगे और आज के लेक्चर में आपको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ाएंगे। पीछे वाला लेक्चर आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे और उसका नोट्स बना लिए होंगे, तो यह भी लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका भी आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे, ये होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब सवाल ये उठता है कि पहले नंबर आप जानेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार आया हुआ है। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसमें हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड दोनों डिफरेंट वेसल में होता था, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड दोनों एक ही वेसल में होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आज स्टार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आज स्टार्ट हुआ है। इसके बाद एक और टॉपिक है कंडक्टेंस, समझे, और तब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एनोड और कैथोड दोनों एक ही वेसल में होगा, जबकि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में एनोड और कैथोड दोनों डिफरेंट वेसल में होता था। अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े होंगे तो उसमें देखते होंगे, एक वेसल में जिंक रॉड लेते थे, दूसरे वेसल में यहाँ पर कॉपर का रॉड लेते थे। जिंक रॉड के साथ जिंक का सॉल्यूशन, कॉपर के साथ कॉपर का सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज होता था। याद हो गया? तो ध्यान दीजिए, इसमें आएंगे, पहले हम फिगर बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। आइए देखते जाइएगा ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बनाकर समझा रहे हैं। ये इसमें एनोड और कैथोड एक ही वेसल में होता है। एक इलेक्ट्रोड ले लिए, एक और इलेक्ट्रोड ले लिए। देखिए दोनों इलेक्ट्रोड इसमें एक ही वेसल में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इसी तरह से काम नहीं करता है, ये अपने से कुछ नहीं काम करेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। आपको याद होगा, बोले थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए, नहीं समझ में आ रहे तो अभी समझा रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए और यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट को लेना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना, जो कैटायन और एनायन में ब्रेक करता हो। इसमें एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। तो जो कैटायन और एनायन में ब्रेक करेगा वो आपको लेना है। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं NaCl। यह टूटेगा Na+ और Cl- में। ये तो आप लोगों को पता होगा, इतना तो क्लियर है। ये किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में। अब आप क्या करेंगे कि इसको हम एक सेल के साथ में ऐड करेंगे। सेल के साथ क्यों? क्योंकि इसमें हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है, क्योंकि ऐसे ये काम करेगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ एक बैटरी से इसको जोड़ दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल है ना, ये जाना पहचाना ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान देते रहना, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, समझे। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको हम बोले थे, ये तो सेल का सिंबल आपको पता है ना, ये बड़ा वाला जो सिंबल होता है इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल हाई है
और छोटा वाला जो दिया हुआ है वहाँ का पोटेंशियल लो है, तो माइनस लगा देते हैं। ये पता होगा, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये देखिए यहाँ का पोटेंशियल अगर हाई है और इस पोटेंशियल के साथ इस रॉड को जोड़े हैं, इसका मतलब कि ये रॉड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ का पोटेंशियल लो है और उसके साथ जोड़े हैं तो ये जो रॉड है वो निगेटिवली चार्ज है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। देखिए पहला डिफरेंस तो आपको दिखाई दे रहा है, एनोड और कैथोड दोनों सेम वेसल में रहता है, किस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड अलग वेसल में था तो कैथोड अलग वेसल में था। नहीं, एक इलेक्ट्रोड इसमें लेते थे और एक इलेक्ट्रोड इसमें लेते थे इलेक्ट्रोकेमिकल में। दूसरा डिफरेंस आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आइए यहाँ पर देखते हैं। ये तो आपको बता दिया गया। अब सुनो, जैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या सेल क्या देता है, एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जैसे ही इसमें देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज हुआ वह Cl माइनस को खींच लेगा, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल लो है तो ये निगेटिवली चार्ज है ये रॉड, तो ये जब निगेटिवली चार्ज है तो ये सोडियम प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा। न समझे? समझ में आ रहा है कुछ? इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ इसको जोड़ देना है। यहाँ का पोटेंशियल लो है, ये यहाँ का पोटेंशियल हाई है तो यहाँ पर पोटेंशियल हाई, मतलब ये रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिव है तो ये रॉड निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली है तो पॉजिटिव को खींचेगा और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को खींचेगा। यहाँ दिखाई आपको दे रहा है। क्लियर यहाँ तक हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको हम बोले थे कि निगेटिव को एनोड कहा जाता है। अगर आप लोग को पता होगा, ये थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बताए थे कि दो वेसल लेना पड़ता है, एक में एक इलेक्ट्रोड, दूसरे में एक इलेक्ट्रोड लेंगे और दोनों को हम बोले थे कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज होता है, ये तो सबको पता है। यह भी पता होगा कि ये रॉड अगर जिंक का है तो जिस मेटल का ये रॉड होगा उसी का इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर ये रॉड आप कॉपर का ले रहे हैं तो फिर कॉपर का ही आपको लेना पड़ेगा सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो है सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, सुनो, आपको बोले थे कि ये जो जिंक है वह काम करता है एनोड का, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है ऐसे। यहाँ पर निगेटिवली चार्ज ये रॉड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। गेन होने के वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आने का मतलब ये खींच रहा है तब ना, तो क्यों खींचेगा, क्योंकि ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी ना खींचेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ। तो इसको हम बोले थे कैथोड बोले थे। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव को कैथोड बोलते हैं, निगेटिव को एनोड बोलते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर जो लोग आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे वही बात सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड और निगेटिव को हम बोलते हैं कैथोड। क्लियर यहाँ तक हुआ सारा बात? ठीक है। हाँ, एक बात कॉमन होता है, आप लोगों को पता होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन अब ये चेंज नहीं करेगा, इसमें भी एनोड भले ही ये निगेटिवली चार्ज होता है अलग बात है, लेकिन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और इसके भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ पर ध्यान दो, कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिवली होता है, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर भी कैथोड पर रिडक्शन ही होगा, भले ही यहाँ निगेटिवली और यहाँ पॉजिटिवली, अलग बात है ये, लेकिन जो बात है वो होगा ही। इस पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन,
कैथोड पर रिडक्शन, तो कैथोड पर रिडक्शन ही होगा, ये चेंज नहीं करता है। कैथोड पर रिडक्शन ही होगा, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको, ये सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बना करके ये समझा दिए हैं। सवाल इसमें ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस करा कर दिखाना है। आप लोग नाम सुने होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो फिर 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। आइए इस फिगर को मिटा दीजिए, समझाने के लिए आपको बनाए थे वो वाला। ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो पहले समझेंगे तब ना। आइए मेरे साथ आइए, अच्छा से समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान दो, यहाँ पर आपको बताएंगे इसमें कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर अपने एलिमेंट में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ध्यान देना मेरी बात पर, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने एलिमेंट में ब्रेक कर जाता है तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। नहीं समझ में आया ना? नहीं, एक बार में समझ में आना नहीं चाहिए। आओ ध्यान दो यहाँ पर, चलो हम मान लेते हैं यहाँ NaCl है, इसमें तुम करो क्या कि इलेक्ट्रिक करंट दो, इसमें क्या देना है, इलेक्ट्रिक करंट दो, ठीक है। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक, हाँ ध्यान देना एक बात कि ये NaCl जो आप यहाँ ले रहे हैं, NaCl जो आप ले रहे हैं ये एक्वस में होना चाहिए। NaCl जो आप यहाँ ले रहे हैं वो एक्वस में होना चाहिए या फिर मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। बताएंगे आपको, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ले रहे हैं यह मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, पिघला हुआ, या फिर एक्वस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। बता दें क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करता है, समझे। और जब करंट पास ही नहीं करेगा तो कहाँ से टूटेगा ये, क्लियर? सुनो, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट को कंपोनेंट एलिमेंट में टूटना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना, यह कंपोनेंट एलिमेंट में टूटेगा, सोडियम अलग और यहाँ पर Cl2 गैस बाहर हो जाएगा। बैलेंस करना होगा तो इतना हम मान कर चल रहे हैं कि आपको आता है, ठीक है। देख लीजिए, ब्रेक कर गया अपने एलिमेंट में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने कंपोनेंट एलिमेंट में टूटेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक। आइए मेरे साथ इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छा से लिखिएगा। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट into component element in the presence of electric current, in the presence of electric current is called इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कोई दिक्कत है? अब एक बात बताइए कि ये जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ दिखाई दे रहा है,
इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस तो होगा, ये सोडियम यहाँ जाएगा, Cl यहाँ पर जा करके, Cl मतलब समझ लेना यहाँ Cl गैस बनेगा यहाँ, और गैस बन करके यहाँ पर उड़ जाता है यहाँ से, ये ध्यान देना, इस पर आएगा तो गैस बनेगा, Cl2 यहाँ गैस है, देख लो, समझ में आ रही इतना बात ना, इतना सब क्लियर होना चाहिए। तो एक बात बताना है यहाँ पर कि हमको ये बताइए कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इसमें हो रहा है, क्या वह अपने आप हो रहा है कि कराना पड़ रहा है? सिंपल सा मतलब कराना पड़ रहा है। अरे भाई, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें देंगे नहीं, ये सेल नहीं अगर यहाँ लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, तो क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा? नहीं होगा। तो बताइए, कल के क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 11 में आपको हम बताए थे कि जिस प्रोसेस को कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करना पड़ता है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो प्रोसेस अपने आप होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या आपको प्रोसेस को कराने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए सेल लगाना पड़ा है? अगर ये सेल नहीं लगाते तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता? नहीं करता। इसका मतलब कि आप इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज किए हुए हैं, समझ रहे हो? यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होता है वह कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ये बात आपको पीछे भी हम बताए हैं, ठीक है? तो कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को दूसरे तरीका से भी लिख देते हैं, चलिए हम भी लिख देंगे और करके, यहाँ पर लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन which occurs in the presence of electricity is called electrolysis, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? क्लियर है? चलो अब हम नोट करके एक पॉइंट बता रहे हैं, उस पॉइंट को भी लिख लेंगे। जो बोल दिए वही पॉइंट आपको हम लिखवाएंगे। चलिए पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके नोट करके एक बात लिखवा रहे हैं, उसको भी आप लिख लेंगे। चलो नोट कीजिए। देखो बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वह कब हो सकता है? तो जब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में हो। अगर ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। बता दिया गया है क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करता है। जैसे मान लो NaCl आपके घर में होगा, अरे सॉल्ट होगा घर में ना, तो अगर सॉल्ट सॉलिड है तो उसमें आप करंट दीजिए, करंट पास नहीं करेगा। लेकिन वहीं उस नमक में थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और अब उसमें आप एक साइड से करंट दीजिए और दूसरे साइड में हाथ लगाइए, अब आपको करंट मार देगा। समझ लो मेरी बात है? क्यों? देखो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट केटायन और एनायन में टूट जाता है। एक बात ध्यान देना, जब तक कोई कंपाउंड आयंस में ब्रेक नहीं करेगा तब तक उसमें करंट पास नहीं करेगा। और सॉलिड स्टेट में कोई भी कंपाउंड आयन में ब्रेक नहीं करता है, इसीलिए उसमें करंट पास नहीं करता। इतना बात मतलब छोटी छोटी बात समझ में आनी चाहिए सबको जी। तो यहां पर आपको बताना था, लिखेंगे मेरे साथ, इलेक्ट्रोलाइसिस occurs
when electrolyte remains in molten state or aqueous state, because in solid state current do not pass through the electrolyte। समझे? ये सारी बात क्लियर है? चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम न्यू हेडिंग लिखवा रहे हैं। सब कुछ देखो माइंड में सेट करते चलो, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आएगा। समझे? थोड़ा सा माइंड अगर बोर्ड पर कंटिन्यू लेक्चर को देखेंगे एकदम आपको समझ में आएगा ही आएगा 110%। ठीक, बस आप लोग जैसे जैसे लेक्चर जा रहा है वैसे वैसे अपना देख करके नोट्स बनाते चलिए, बस तब होगा। अब ये नहीं कि लेक्चर वो कहाँ चल गया और आप लोग पीछे ही हैं, अभी तो पीछे रहिए, मेरा क्या, मेरा जो काम वो करेंगे। हो गया ये? चलो अब आपको हम बताएंगे कि जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ये सोडियम इस पर जाएगा, Cl इस पर जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रो कब जाएगा? जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तब, ऐसे नहीं जाने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि अगर केवल इसमें ध्यान दो, अब मान लो कि ये NaCl है और इसको आप क्या किए कि सिर्फ वाटर में डाल दिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिए, केवल वाटर में डाल दिए, तो वाटर में देने के बाद ये आयन में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। अब ये एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि आपको क्या बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आयन में कन्वर्ट होना चाहिए, ये एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये एलिमेंट है, आयन है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन बोलेंगे। ये छोटी छोटी बात है, ये आयन में टूटा है तो आयोनाइजेशन। हाँ, अब इसी में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे देते ना तो ये सोडियम और ये क्लोरीन गैस हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात है? तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको तो आयोनाइजेशन बोलेंगे, ये तो टूट गया है आयंस में। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको भी मतलब ये पता होना चाहिए, आयोनाइजेशन है ये। चलो अब आ रहे हैं हम अगले हेडिंग पर, ध्यान दीजिएगा। अगला हेडिंग ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम इस पर, क्लोरीन इस पर, वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। समझ रहे मेरी बात? किन किन बातों पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो। ठीक है, तो अगला हेडिंग यही है, अच्छा से हेडिंग और अच्छा से समझते चलिएगा। ठीक, आइए मेरे साथ इसको भी मिटा दे रहे हैं, बहुत देर हो गया ये। आइए समझते हैं और लिखते भी हैं, समझे? समझते चलिए, उसको लिखते चलिए और रिवीजन भी करते रहना है, तब ना। आइए यहाँ पर स्टार दे करके लिखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स following factors
देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला बात आपको हम बता रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि आप जो एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड लिए हैं वह कैसा है, किस नेचर का है। वो इलेक्ट्रोड का नेचर दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक आपको बताएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा नंबर में आपको हम बताएंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। यही दो इलेक्ट्रोड होता है। अब सवाल ये आपके माइंड में आता होगा कि सर ये इलेक्ट्रोड तो बता दिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड और ये एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये दोनों होता क्या है। नहीं देखो लिखवाएंगे नहीं, आप क्या समझे कि एग्जाम में आएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये मत करना कि लिखवाइए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की जगह पर, केमिस्ट्री की जगह पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लिखवा दे साहब। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, वैसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या देख रहे थे कि जिंक का जो रॉड है वह खुद धीरे धीरे अपने सॉल्ट में आता था, इसका मतलब कि वह एक्टिव इलेक्ट्रोड था। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड, और वैसा इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो करेगा ही नहीं रिएक्शन पार्टिसिपेट। तो वैसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो उसको ये इनर्ट इलेक्ट्रोड, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। यहाँ तक तो समझ में आ गई सब। आइए नंबर सेकंड में है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे आपको बताया गया था जब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड और बोले थे इसमें क्या NaCl बोले थे, तो ये NaCl के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि इसमें कंसंट्रेशन मतलब NaCl ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा होगा तो इसमें ज़्यादा डिपॉजिट होगा और कम होगा तो कम डिपॉजिट होगा। ना समझे? अरे भाई जितना आप खेत में फसल लगाइएगा उतना ही ना काटिएगा। अब कम खेत है तो कम फसल होगा, वही बात यहाँ है। जितना आप इसमें NaCl को डालेंगे उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा, कम डालेंगे कम डिपॉजिट होगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद ध्यान दीजिएगा नंबर थर्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा। ये तो आपको बता दिया गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कब बनता है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में हो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अगर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखवा दिए हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? सारा कुछ समझ में आ रहा है? नंबर 4 एंड लास्ट ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ रहे हैं? जो पोटेंशियल इस सॉल्ट सॉल्यूशन और रॉड के बीच में डेवलप होता है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि इसके बीच जो पोटेंशियल डेवलप है वो ज़्यादा डेवलप है कि कम डेवलप है। जैसे आप लोग बैटरी देखे होंगे, 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 वोल्ट का बैटरी छोटा भी होता है बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों 12 ही वोल्ट का बैटरी है, समझे? फिर भी दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बहुत का डिफरेंस होगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए आइए आगे चलते हैं। ये तो आप लोग जल्दी से इसको
स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, आगे चलें। चलो चलिए, तो आइए अब आपको हम कुछ सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करके आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। आइए और इसको अच्छा समझिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछता है, इसलिए आप लोग माइंड बोर्ड पर कंसंट्रेट करके अच्छा से समझेंगे। आइए मेरे साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, और यहाँ लिखेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करना है एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए। ध्यान दे रहे हैं इस पर। आइए ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और बताएंगे एक्वस CuSO4 का, तो वह इसी से रिलेटेड है, समझे। इसलिए इसको समझिएगा ठीक से, कैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो पहले आपको हम फिगर बनाकर इसको हम समझाएंगे, समझे। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, आपको बता दिया गया है। इनर्ट इलेक्ट्रोड आप ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता होगा। चलिए तो हम ले लेते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम रॉड। यह भी हम लेंगे प्लेटिनम का रॉड, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। इसमें आपको एक्वस NaCl लेना है, क्योंकि पूछ रहा है उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो आप यहाँ NaCl ले लेंगे, यह टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। अरे भाई लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना। तो इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए आपको यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐड करना पड़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव हाई बड़ा डंडा है, तो जब यहाँ पॉजिटिव तो यह भी पॉजिटिव होगा, और छोटा वाला डंडा जो निगेटिव होता है तो यह भी निगेटिव होगा। आपको यह भी बोले थे कि पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। बोलो एनोड पर क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन। कैथोड पर जी कुछ नहीं होता है, रिडक्शन होता है, समझे। कैथोड पर रिडक्शन होता है। और ये क्या आप यहाँ लगाए हैं, तो सर ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, कंफर्म है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी देगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप लोग लिख लेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं ना। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें आपको बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसमें क्या होता है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, समझे। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट करेगा तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, और केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक। तो यहीं हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर समझ गए। हाँ, आपको बात बताना था यहाँ पर कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर
रिडक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता था सब कुछ वही है, बस चेंज हुआ है यहाँ पर कि इसमें पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड, निगेटिव को बोलते हैं कैथोड। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा नहीं था, वहाँ निगेटिव को एनोड बोलते थे और पॉजिटिव को कैथोड बोलते थे। ये बात आप लोगों को समझ में आता होगा अगर आप लोग पीछे का सभी लेक्चर देखते होंगे तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हम कन्फर्म हो गए हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा ही। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, इसको मिटाएंगे। हो गया, ले लिए, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो हो गया। तो इसी को मिटा करके अपना काम चलाएंगे। क्या करेंगे, जगह तो है नहीं, कौन तो करेगी, जगह तो पूरा खाली है। खाली कहाँ है जी, आइए यहाँ पर एट, देखते जाना ध्यान से, एट कैथोड, कैथोड पर आपको बताया गया है रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन किसका होगा, आपको बोला हुआ है ना यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस जाएगा। तो यहाँ देखो, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन किसका हो रहा है, केटायन का हो रहा है, दिखाई यहाँ दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव जाएगा, मतलब यहाँ Cl जाएगा, क्लोरीन गैस। ठीक, यहाँ पर सोडियम जाएगा, ये कन्फर्म है। आइए देखते हैं, अभी मत ये कह देना कि सही है, अभी सही नहीं मानेंगे हम। आइए यहाँ करके देखते हैं, क्योंकि एक्वस है ना। आओ देखो यहाँ, ये तो कन्फर्म है कि कैथोड पर जो भी रिडक्शन होता है वह रिडक्शन किसका होता है, केटायन का। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखते जाना ध्यान से, केटायन रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो केटायन रिड्यूस होता, ये तो सही है, लेकिन केटायन दो गो इसमें है, नहीं समझे। NaCl क्या है, एक्वस है ना, तो एक्वस का मतलब इसमें वाटर है। तो एक वाटर H प्लस और OH माइनस, वाटर भी तो टूटेगा, H प्लस OH माइनस, जबकि NaCl भी टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइंड बोर्ड पर रखिएगा, समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, बोलेगा देखिए एग्जाम में कैसे, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो बताइए कैथोड पर क्या डिपॉजिट होता है। ऑप्शन में सब आपको दे देगा, कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे, दे देगा सोडियम, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, मुंह बना देंगे, समझ रहे हो, इसलिए बोल रहे हैं। तो कंफर्म हो गए कि केटायन पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका होगा, तो यहाँ कह रहा है कि कैथोड पर रिडक्शन किसका होता है, केटायन का। तो इसमें केटायन दो गो है, एक वाटर का केटायन है H प्लस और एक NaCl का केटायन है सोडियम प्लस। अब यहाँ सवाल ये उठेगा कि भाई कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन केटायन का होता है, हम ये भी कन्फर्म है, लेकिन केटायन इसमें तो दो है, एक वाटर का केटायन हो गया और एक सोडियम प्लस हो गया। अब इन दोनों में किसका होगा, ये सवाल तो आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताएंगे कि उस केटायन का रिडक्शन होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या EMF सेल, जब आपको बताए थे EMF सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ाए थे, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं बताए थे, ऊपर में लिथियम होता है और नीचे में फ्लोरीन होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होगा
तभी आप बता पाएंगे कि इसमें रिडक्शन इसका होगा कि इसका होगा। अगर याद नहीं है तो आपका काम खत्म। ठीक है, इसीलिए आपको बोले थे लेक्चर नंबर 10 में आपको बताया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि ईएमएफ सीरीज, वो अच्छा से याद होना चाहिए क्योंकि उसी से रिलेटेड अब सारे लेक्चर यहाँ से होने वाले हैं, और वह भी याद नहीं है तो काम आपका खत्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताएंगे अगर याद होगा कि ऊपर में यहाँ पर लिथियम होता है और नीचे में फ्लोरीन होता है। आपको ये भी बोले थे कि ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ आपको इस पॉइंट में बताएंगे कि उस केटायन का रिडक्शन होता है कैथोड पर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। अब सवाल ये उठेगा, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन और सोडियम में किसका हाई होता है। ऐसे नीचे की ओर बढ़ता है तो कहने का मतलब कि आपको पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और सोडियम में नीचे कौन है, कौन सा नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है। देख लीजिएगा, तो जब हाइड्रोजन नीचे है यानी इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है और जिसका हाई होता है उसी का रिडक्शन होगा। ये बात आप लोग माइंड में लगा लीजिएगा। तो रिडक्शन इसी का होगा। पहले हम यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं एट कैथोड डेट cation is reduced which has higher value of standard reduction potential। क्लियर हुआ? अब इसमें हाइड्रोजन का ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का हम करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटाएंगे, इसको हम मिटाएंगे। अच्छा से समझते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? हाँ तो मत समझिए, नहीं समझ रहे तो मत समझिए। अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोजन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का होगा। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में गेन होता है। तो गेन होता है तो ध्यान देना, ये H प्लस है, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो ये H2 के फॉर्म में होता है ना, H के फॉर्म में होता है, H2 ना। बैलेंस करना होगा, कर सकते हैं। जब यहाँ 2 तो फिर यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। ये हो गया रिडक्शन। अब ध्यान देना, किसी किसी बुक में अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग दूसरे तरीक़ा से लिख देते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या लिखेंगे, वो कहते हैं कि H2 है ना, तो हमको ये बताओ तो जैसे ये H2 है, यह टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। तो हम बताओ ये कि अगर 2 गो H2O रहेगा, 2 H2O, तो एक H2O है तो एक H प्लस, 2 H2O रहेगा तो 2 H प्लस। तो यहाँ पर क्या करेगा ना कि 2 H2O ले लेता है 2 H प्लस की जगह पर, क्योंकि एक H2O रहेगा तो एक H प्लस, 2 रहेगा तो 2 H प्लस। ठीक है, प्लस आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेगा और इस साइड में लिखता है H2 लिखेगा और प्लस में आपको लिख देता है 2OH माइनस, 2OH माइनस ऐसे लिखेगा। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस से देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जनरली ये आप लोग को पता होगा तो आप लोग यही याद रखेंगे, ज़्यादा क्या सोचना है। ठीक है, अब आएंगे हम एनोड पर, ध्यान देते रहना मेरी बात। अब आ रहे हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होता है?
ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो भाई ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो यहां आपको हम लिख दे रहे हैं एनायन ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड, सॉरी एनायन ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ठीक है, तो एनोड पर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, तो एनायन होता। अब एनायन भी दो गो है, क्या पढ़ रहे हैं पता है ना, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें एनायन भी दो है, एक वाटर वाला एनायन H प्लस OH माइनस, H प्लस तो यहाँ लिख दिए हैं, OH माइनस ये भी तो एनायन है, तो OH माइनस और बोलो NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, तो वह भी यहाँ पर हम लिख दिए। ये दो एनायन है, ठीक है, दो एनायन है एंड Cl माइनस। अब ये सवाल उठेगा कि यहाँ पर किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे यहाँ पर दो केटायन था तो किसका रिडक्शन होगा, तो आपको बता दिया गया कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका होगा। तो हाई इसका है क्योंकि EMF सीरीज में यह नीचे की ओर आएगा, तो इसका हाई है तो इसका हम करा दिए, ये नहीं होगा, अगर करा देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से एनायन का होता है ऑक्सीडेशन, तो एनायन दो है, एक OH माइनस है, एक Cl माइनस है। अब इसमें किसका होगा, तो इसमें जस्ट उल्टा है, उस एनायन का होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है। अब सवाल आपके माइंड में आता होगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि EMF सीरीज अगर देखे होंगे तो देख लीजिएगा उसमें Cl माइनस तो है लेकिन OH माइनस उसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो भाई हम कैसे करेंगे, अब सवाल यह है ना, अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि EMF सीरीज देखेंगे और EMF सीरीज में आप लिखवाए नहीं है, सर आपके तरफ से मिस्टेक हुआ है, यही आप सोचेंगे ना कि आपके तरफ से मिस्टेक हुआ है, ये मेरे तरफ से नहीं हुआ, हम लोग तो सब याद कर लिए हैं। आइए कितना लिखवाएंगे, आइए जैसे जैसे यार उसे समझाते चलेंगे, ये आपको ट्रिक के द्वारा बता दिए थे, इसको हम मिटाएंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलो ले लिया, तो चलते हैं आगे। माइंड आप लोग यहीं पर रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। चलो एनायन का देखो यहाँ पर SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ध्यान दीजिएगा इसमें ये होता है इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज, ये बस याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और वहीं आपको हम बात यहाँ बता रहे हैं कि उस एनायन का होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है। एट एनोड दैट एनायन इज ऑक्सीडाइज्ड which has lower value of स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू। तो आप देखिए OH माइनस है, Cl माइनस है, बोलो इसमें लोअर कौन है, OH यहाँ है, Cl की यहाँ है, किसका लोअर है, तो इसका लोअर है क्योंकि यहाँ लिख रहा है डिक्रीज है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, Cl का लोअर है तो इसी का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, बैलेंस कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आप लोग बात समझ गए। उस केटायन का होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है, ये पता चलेगा EMF सीरीज से। और उस एनायन का होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है। अगर EMF सीरीज में नहीं दिया है तो फिर इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। देखो इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम, और कम होगा तो उसी का
ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब चलते हैं हम अगला कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइसिस में। NaCl का आप लोग देख लिए हैं, तो आइए चलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इसमें आपको हम फिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि फिगर पहले ही वाला है, बस NaCl के जगह पर CuSO4 दे दिया है। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट आते हैं एट एनोड या फिर कैथोड, चलो आओ पहले कैथोड ही आओ। एट कैथोड, बोलो कैथोड पर क्या होता है? तो सबको पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ बहुत लोगों को यह भी पता नहीं होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन कैथोड पर होता है। यह भी आपको बता दिया गया कि रिडक्शन किसका होता है? केटायन का होता है। आपको फिगर में दिखाए थे इस पीछे वाला केस में। तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे केटायन रिड्यूस्ड एट कैथोड, कैथोड पर रिड्यूस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें केटायन जो है वह भी 2 है, क्योंकि एक एक्वस है, एक्वस मतलब इसमें वाटर है ना, और एक CuSO4 है, ये कॉपर 2+ SO4 2-। तो इसमें केटायन 2 है, एक तो H+ है और दूसरा कॉपर पर 2+ है, ये 2 केटायन है। अब सवाल ये उठेगा कि ये तो कन्फर्म है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है केटायन का, ऑक्सीडेशन होता है एनायन का। तो इसमें केटायन 2 है, एक H+ है क्योंकि एक्वस है तो जल वाटर भी है ना, तो वाटर का H+ और CuSO4 है तो कॉपर का 2+, 2 केटायन इसमें आ गया। अब सवाल यहाँ उठेगा कि ये दोनों में से किसका होगा। ठीक, तो आपको बता दिया गया है, लिखवाए थे यहाँ पर, कि उस केटायन का रिडक्शन होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। हाई कैसे पता चलेगा? EMF सीरीज से। जो एलिमेंट ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका इंक्रीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और कॉपर में EMF सीरीज में नीचे कौन है? जो नीचे होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको पता होगा, अगर याद किए होंगे तो कॉपर 2+ नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे आएगा। तो जब हाइड्रोजन के नीचे है यानी कि हाइड्रोजन ये कॉपर 2+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है और इसी का होगा रिडक्शन। तो आपको सोचना नहीं है, कॉपर 2+ रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन, तो 2+ होता है ना, तो 2 यहाँ पर माइनस दीजिए इलेक्ट्रॉन को और बना दीजिएगा कॉपर यहाँ सॉलिड हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलो, कंफर्म है, ये क्लियर है। और अब आते हैं हम यहाँ पर एट एनोड, बोलो, नहीं बोलेगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होगा ना। ऑक्सीडेशन होता है किसका? एनायन का। एकदम माइंड में सेट रखिए, नहीं तो फिर समझ लीजिए धोखा हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको लिखवा रहे हैं एनायन ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा। तो एनायन भी इसमें 2 है, एक वाटर वाला एनायन है वो H- और एक CuSO4 है, तो इसका भी होगा SO4 2-, 2 एनायन है। अब सवाल ये उठेगा कि दोनों एनायन में से किसका होगा। ठीक है, तो आपको बता दिया गया कि जिस एनायन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
लोअर होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से लोअर किसका है, ठीक है। तो लोअर बताने के लिए आपको बोल दिए हैं, एक ट्रिक बताया छोटा सा, कि जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम रहता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है। तो बोलो इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा, और जब लोअर होगा तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा। समझे? अब आएंगे, अब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा इसको, OH माइनस है, इसको अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट आप लोग बना लीजिएगा, ये O2 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बैलेंस कर दीजिएगा ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, समझे? तो ये कंफर्म हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्लियर है सब कुछ। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। आज के क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।